अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा वीकेंड भी बड़ा अच्छा गुजरा है। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और आपने भी अपना जो वीकेंड है बहुत अच्छा गुजारा होगा। और इस वीकेंड पे जनाब मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट PSL का फाइनल हुआ था कल और लाहौर में फाइनल था और फाइनल में लाहौर भी था। और मजे की बात यह है कि ट्रॉफी भी अब लाहौर ही में है। तो जनाब लाहौर कलंदर्स ने PSL की तारीख में 7 साल बाद आखिरकार पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जो है वो जीत लिया है और फाइनल में मुल्तान सुल्तान को 42 रन से शिकस्त देकर कलंदर्स ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया था। हार जीत आपको पता है खेल का हिस्सा होती है, एक टीम हारती है तो दूसरी टीम जीतती है। और इस खेल में मैं तो ये कहूंगी कि जीत जो है ना वो पाकिस्तान की ही हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का रास्ता जो है वो यकीनी तौर पर PSL ने ही हमवार किया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआएं हम सबकी होनी भी चाहिए कि ऐसे ही हमारे खेल के जो मैदान है वो आबाद रहें और पाकिस्तानियों के जो चेहरे हैं ऐसे ही खिलखिलाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और जिक्र कर लेते हैं कुछ अब ओरल हाइजीन के हवाले से। तो ओरल सेहत ना जिस्मानी सेहत से भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और हमें लाहक होने वाली बेशतर बीमारियों की वजह भी मुनासिब अंदाज में ओरल हेल्थ केयर ना करना है। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लाहक हो जाती हैं और इसकी वजह से कहा जाता है कि जनाब दांत अच्छे हो तो हमारी सेहत भी अच्छी होती है। और वैसे भी सेहतमंद दांत और मसूड़े हमारी शख्सियत और मुस्कुराहट में एक निखार पैदा करते हैं, लेकिन मुनासिब ओरल हेल्थ केयर ना होने की वजह से दांतों और मसूड़ों की बीमारियां आम होती जा रही हैं हमारे अंदर। मसूड़ों से खून आना एक ऐसा मसला है जिसका सामना उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। तो मसूड़ों से खून रसना, मुंह से बदबू आने की एक और अहम और बड़ी वजह बनता है, जो किसी भी शख्स के लिए आपको पता है बाइसे शर्मिंदगी भी बन सकता है। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं कि हम बाकायदगी से टूथ ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने के बाद गम्स रेड हो जाते हैं या फिर उनमें से खून रसने लग जाता है। और इस मर्ज को मामूली समझकर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मसूड़ों से खून आना कई खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। तो मसूड़ों से खून आने की वजूहात क्या है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया हैं जो डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इमरान, आज हमने मसूड़ों के हवाले से बात करनी है, गम्स के हवाले से कि उनमें से खून क्यों रिसता है, क्योंकि ये शिकायत छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं, ये शिकायत बड़ी उम्र के लोग भी कर रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें ये शिकायत ना आम हो। तो मुझे बताइए कि ये क्यों है? क्या हम बहुत ज्यादा जो टूथब्रश है वो सख्त कर रहे होते हैं या फिर हम सख्त गजाएं खा रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है? ये देखने को तो एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल है कि मसूड़ों से खून क्यों आता है, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात की आगे वजूहात हैं कि ये मसूड़ों से खून क्यों आता है। ठीक है। सबसे पहले जो एक बर्निंग इशू है वो है सही वक्त पे ब्रश ना करना। आमतौर पे देखा गया कि लोग सुबह उठ के बाकायदगी से ब्रश करते हैं, बिल्कुल, जिसका कतन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं। ओके। जो फायदेमंद ब्रशिंग है वो रात की है कि जिसमें आपने 5-6 घंटे सोना है और उसमें जो खुराक के लेफ्ट ओवर्स मुंह में रह जाते हैं, जो कि खून हमारे थूक के बैक्टीरिया के साथ मिलके मसूड़े खराब करते हैं, वो तो मुंह में रह जाते हैं। बिल्कुल, उनको आप साफ किए बगैर सोएंगे तो सुबह उठ तक आपके मुंह में बैड स्मेल आ सकती है, ओके, मसूड़े सूज सकते हैं और खून आ सकता है। ठीक है। ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह होगी कि ब्रश की सिलेक्शन। लाइक आमतौर पे जो स्मोकर हजरात हैं उनको नफसियाती तौर पे होता है कि हमारे दांत, चूंकि हमने सिगरेट पी गंदे हैं, तो वो सख्त ब्रश से इस्तेमाल करते हैं, सख्त प्रेशर देते हैं और जोर से काफी देर तक रगड़ते हैं। उससे दांत तो साफ हो जाते हैं लेकिन मसूड़े रह जाते हैं। एक वजह ये है। मजीद एक वजह है कि विटामिन C की जो कमी है, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। ओके। अब विटामिन C की कमी क्यों होती है? हम आजकल आदी हो गए प्रोसेस्ड फूड खाने के, पैकिंग वाली चीज़ों के और तली हुई, मतलब ताज़ा सब्जियां फल नहीं खाएंगे तो विटामिन C कम होगा। इस चीज़ को हम, इस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में भी दांतों से खून आता है। ओके। इसके अलावा एक बड़ी वजह है विटामिन K का जिस्म में ना होना। ठीक है। विटामिन K आमतौर पे उन लोगों में होता है जो कि खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं किसी और वजह से,
मतलब दिल की बीमारियों में खून पतला करने की दवाइयाँ ली जाती हैं, कुछ और मामले ऐसे हैं। तो उसमें जो खून पतला होता है उसमें विटामिन के की जो एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन है ये जिस्म में इम्पेयरमेंट हो जाती है और उसकी वजह से भी खून आता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जब ख़वातीन में प्रेगनेंसी का इशू आता है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन है या ईस्ट्रोजन है, इनकी कमी बेशी या ज़्यादती से भी मसूड़ों में खून आता है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने बूढ़े हैं या जवान हैं जिन्होंने दांत निकलवाए और जो मसनूई दांत हैं वो उतरने वाले दांत है, रिमूवेबल डेंचर जिसे कहते हैं, ओके। अगर वो डेंचर्स सही फिट ना हो, लूज हों, सख्त हों, चुभ रहे हों, उसकी वजह से भी खून आता है। तो ये बहुत सी एक सम अप मैंने कर दिया इन चीज़ों के खून आने की क्या वजह है, लेकिन जो प्राइमरीली इम्पोर्टेंट बात है वो रात को ब्रश ना करना और सही तरीके से ब्रश ना करना। ब्रश ना करना ये एक ज़्यादा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे मसूड़े जो है वो कमज़ोर भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, जब मसूड़े मुसलसल सूजेंगे ठीक है और आप उनका इलाज नहीं करेंगे, वो ब्लीड करते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि उनके अंदर जो लिगामेंट्स हैं जिनको हम पेरिडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं वो वीक हो जाएंगे, मसूड़े भी कमज़ोर होंगे और अल्टीमेटली दांत भी हिलना शुरू कर देते हैं इससे। लेकिन क्या डॉक्टर इमरान ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कमज़ोर मसूड़ों की क्या? जेनेटिक बहुत थोड़ा, अच्छा, ये मतलब ये एक फैक्टर है कि है लेकिन वो बहुत थोड़ा है। हाँ। ये ज़्यादातर एक्वायर्ड है, यानी कि खुद से पैदा करदा मसला है। अच्छा जी, हम कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को दिखाएं चाहे कुछ भी ना हो, ताकि वो कुछ होने से पहले आपको बचा सके। अच्छा, तो हमारी सफाई हमने बेहतर करनी है, उसके बाद जो बाकी आपने फैक्टर्स बताए हैं, ब्रश की सिलेक्शन सही करनी है, वो ज़ाहिर डेंटिस्ट बताएगा कि आपके दांतों को नरम ब्रश चाहिए, मीडियम चाहिए या हार्ड चाहिए। आमतौर में हार्ड ब्रश हम बहुत कम एडवाइस करते हैं। लेकिन मुझे बताइए फिर कौन सी ऐसी स्टेज हो कि हम लोग मतलब ब्रश भी सही कर रहे हो, हमारी ग़िज़ा भी सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन फिर भी हमारे मसूड़ों से जो है वो खून आ रहा है, तो हम लोगों ने अब डॉक्टर के पास जाना है। मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है ना कि अब अच्छा सारा कुछ सही है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, तो अब हमने डॉक्टर के पास जाना है। वो कौन सी स्टेज होनी चाहिए? वो स्टेज होनी चाहिए जब आपके मसूड़ों से तमाम जो मैंने भी एहतियाती तदबीर बताई हैं, अगर इन तमाम एहतियाती मैयर्स के बावजूद खून आए तो फिर तो या तो विटामिन सी की कमी हो सकती है, विटामिन के की कमी हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई ब्लड कैंसर ये भी इसमें हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि एक डॉक्टर ही एक उस एंगल से देख सकता है, आम आदमी तो नहीं देख सकता। तो इसलिए जब भी कोई हो तो डॉक्टर इसीलिए सोसाइटी में है कि आप उनसे कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि जी हम ये भी करते हैं, उसके बावजूद ये है, तो इसकी क्या वजह है। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने जो मर्ज़ पैदा की है उसकी 100 दवाएँ भी पैदा की हैं, तो मसूड़ों से खून आने को सिर्फ मुंह तक महदूद ना रखा जाए। अच्छा। किसी और बीमारी में भी मुंह से खून आ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में मुंह से खून आना शामिल है। तो अगर इनको बर वक्त इनका इलाज ना कराया जाए या अगर इनकी तशखीस नहीं होगी कि हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, तो फिर वो किस तरह की बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं, या हमारा जो दांत है या हमारे जो मसूड़े हैं वो और किस तरह डैमेज हो सकते हैं? अगर मैं अपनी फील्ड को देखूं और मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मसूड़ों से खून आने को आप ईजी लें, इग्नोर करते जाएं, हम लोग तो अमूमन ज्यादातर लोग हैं वो इग्नोर करते हैं। हाँ। तो उसमें सबसे पहले हार्ट अटैक एक हो सकता है, दिल की बीमारियां बहुत होती हैं, क्योंकि मसूड़ों से मुसलसल खून आना और उसको इलाज ना करना खून को गाढ़ा करता है। जब खून गाढ़ा होगा तो दिल को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आप एक पानी खींचने वाली मोटर के ऊपर आप ऑयल खींचने पर लगा दें उसको, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब दिल को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, दिल के मसल्स बढ़ेंगे, कार्डियोमेगाली, दिल का साइज़ बड़ा हो सकता है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी है, वो हो सकती है। सबसे पहले तो हार्ट को खतरा है। अच्छा। दूसरे नंबर पे जोड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। तो मसूड़ों से खून आने को कभी भी खुदारा इजी ना लीजिए। अच्छा, मतलब अगर जैसे ही आपको लग रहा है कि हमारे मसूड़ों से खून रसना शुरू हो गया है तो फौरन से आप लोगों ने डॉक्टर से रुजू करना है। ये नहीं देखना कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा होना शुरू हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे मशवरा लेंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि खून पतला भी हो जाता है तब भी मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, कि प्लेटलेट्स की कमी की वजह से भी हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं। तो मुझे बताइए फिर उस हवाले से फिर क्या इकदाम हमें उठाने चाहिए अगर इस वजह से होना शुरू हो जाए तो? उसमें फिर एक ट्रायंगल की सूरत में काम करते हैं। अच्छा। डेंटिस्ट, कार्डिक फिजिशियन या जो भी जनरल फिजिशियन है वो और पेशेंट मिलके पेशेंट इन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि अब ये सूरत हाल है, तो मसूड़ों की ये सूरत हाल है। हम फिर फिजिशियन से मिलके हम मिलजुल के एक एडवाइस लेते हैं, फार्मासिस्ट में शामिल होते हैं, एक ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल बनता है जिसमें हम मरीज का फिर
इसको इन तमाम बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं और ये हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे ही हम 30s में पहुंचते हैं तो हमारे ज़्यादातर लोगों के जो खाना है ना वो दांतों में फंसना शुरू हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है मसूड़ों में, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाते तब है जब कोई तकलीफ हो। एग्जैक्टली। तकलीफ हुए बगैर जाएं तो हम आपको बताएं कि टूथ पिक एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्ती तौर पे तो खाना फंसा हुआ निकाल देती है, बिल्कुल, लेकिन साथ के साथ वो हर दो दांतों के दरमियान में जो बोन है जिसको हम इंटरडेंटल बोन कहते हैं उसको उड़ा देता है। जब ज़ाहिर है 30 की एज तक हम वैसे भी खाने पीने वाले शौकीन शहर में रहते हैं या मुल्क में रहते हैं, तो खाना फंसता है तो फौरन टूथपिक से निकाल एग्जैक्टली। अब वो वक्ती रिलीफ तो आ गया, हाँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो क्या है कि जो दांतों के बीच की हड्डी है, जो कॉर्टिकल बोन है, वो उड़ गई, अब वो स्पेस बन गया, अब उसमें खाना फंसता ही जाएगा। सो हम कहते हैं कि टूथपिक की बजाय फ्लॉस यूज करें, जो कि सॉफ्ट थ्रेड होता है, मेंथोलेटेड होता है, प्रीफेब्रिकेटेड सॉफ्ट होता है वो, और वो आराम से दांतों के बीच को खलाल करना भी कहते हैं या सुन्नत भी है वैसे तो ये, और ये बचाव भी है, तो टूथपिक यूज ना किया जाए। और अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ जाए और लोगों को जैसे अवेयरनेस भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? फिर हम दांतों के ऊपर क्राउन्स या वेनियर्स लगाते थे, ताकि वो थोड़ा सा उनको वाइड चौड़ा बना देते हैं। अच्छा। ताकि हर दो दांतों के बीच जो गैप है उस वेनियर या क्राउन की वजह से, या हम वो कॉम्पोजिट फिलिंग्स करते हैं, वो गैप बंद हो जाता है कुछ अरसे के लिए, और फिर जब वक्त के साथ जब बढ़ता है तो फिर उसका आगे से आगे ट्रीटमेंट चलता जाता है। ये कोई इतनी नाकाबिले इलाज सूरत हाल। अच्छा, मतलब फ्लॉस यूज करना चाहिए, टूथपिक से इज्तनाब भी करें, इज्तनाब करना चाहिए। फ्लॉस और हर 6 माह बाद डॉक्टर से मशवरा करें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। दूसरा हमें बताएं कि हमारी जितनी हम लोग अंदर से अपने सेहतमंद होंगे, हमारे दांत भी उतने अच्छे होंगे, तो खुराकें कौन सी हमें ऐसी खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो है दांत या ओरल हाइजीन अच्छी रह सके? बिल्कुल, ऐसी खुराकें जो कि ऑर्गेनिक हों और फाइबरस हों। अच्छा। फाइबर्स जो होते हैं वो आमतौर पर दांतों में नहीं फंसते। दांतों में ज़्यादातर चीज़ें वो फंसती हैं जो कि रिफाइंड हैं, पैकिंग वाली हैं, बारीक हैं, जिनके खाने में कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इजीली चबा लिया, काफ़ी सारा हिस्सा मैदे में चला गया, बाकी मसूड़ों और दांतों के बीच में रह गया, दो दांतों के बीच में रह गया, पॉकेट्स में रह गया, उससे जो वो बचा हुआ फंसा हुआ खाने के ज़रात हैं, ख़ास तौर पे नशास्ता कार्बोहाइड्रेट, चावल, आलू और रोटी। अच्छा। इसके जो लेफ्ट ओवर्स मुँह में रह जाते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके। तो नशास्ता वाली चीज़ें जब भी खाएं ब्रश ज़रूर करें। मीठा, अगर वो ऐसा कोई ऐसी चीज़ें जो स्टिकी हैं, जो चिपकने वाली मीठी हैं, जो दांतों पे चिपकी रह जाती हैं, वो हैं वो दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो जब भी मीठा खाएं या नशास्ता खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, तो वो उसके फ़ौरन बाद ब्रश कर लें। ठीक है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स तो वैसे भी आपको पता है कि वेट बढ़ाने में काफ़ी काम है, तो हर चीज़ एक बैलेंस में। अच्छा, तो मुझे बताइए कि टूथब्रश और जो टूथपेस्ट है उसके हवाले से हमें किस तरह की जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिकेटेड जो है वो टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जब तक डॉक्टर आपको ना कहे। बिल्कुल ऐसी है। इसकी क्या वजह है? हाँ जी, कुछ टूथपेस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स ने सुन करने वाले एलिमेंट डाले हैं, ताकि जैसे टूथपेस्ट लगे 2 मिनट लगी रहे और सुकून आ जाए। तो ऐसी टूथपेस्ट जो मेडिकेटेड है, डॉक्टर के मशवरे के ऊपर कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। डेंटिस्ट डॉक्टर इमरान जहाँ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और मसूड़ों के प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो मिलकर उस गाड़ी को एक हमवार अंदाज में आगे बढ़ाते रहते हैं और मिलकर ही बच्चों की परवरिश और तरबियत भी करते हैं। बच्चों को एक मोहब्बत, नेगहदाश्त और परवरिशमंद माहौल में रहने की ज़रूरत होती है जो उनकी माशरती, जज्बाती, इल्मी और जिस्मानी नशोनुमा को फ़रोग देता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि तलाक होने या किसी एक के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है दोनों में से किसी एक के कंधे पर पड़ जाती है। वो माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है। और हमारे माशरे में सिंगल पेरेंटिंग के ज़्यादातर केसेस में ये जिम्मेदारी माँ को निभाते हुए हम सब ने देखा है। वाहिद वालिदैन की ज़ेरे सरपरस्ती पलने वाले जो बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हमने देखा है कि वालिदैन को भी इस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहता है।
जो इंसानी शख्सियत पर गहरे असरात भी मुरतब करता है। तो हमारे माशरे में सिंगल पेरेंटिंग कितना मुश्किल काम है, ऐसे वालिदैन और बच्चों को किन मसाइल का सामना रहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइमा नज़ीर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। साइमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, आज हमने बात करनी है मोनो पेरेंटिंग या फिर सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से कि हम देखते हैं कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ना दोनों माँ बाप की ज़रूरत होती है। मुझे बताइए, लेकिन अगर तन्हा पालना पड़ जाए बच्चों को तो सबसे ज़्यादा किसके लिए मुश्किल मरहला होता है, बाप के लिए या फिर माँ के लिए? मुनीबा, मैं आप ही की बात को सेकंड करते हुए शुरू करूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक आइडियली अगर देखा जाए तो एक बच्चे की प्रॉपर निगहदाश्त और परवरिश के लिए दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात ज़रूर इसलिए भी कहना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल हम ऐसे बहुत से लोग देख रहे हैं जो बहुत इंस्पायरिंग फिगर्स भी हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं एज सिंगल पेरेंट्स। बट मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ आजकल के यंग पेरेंट्स, बोथ फादर्स एंड मदर्स को, कि ये बेहतरीन सिचुएशन वही है जहाँ पर दोनों पेरेंट्स मिलकर इस रिलेशनशिप को ग्रो करें और उनके बच्चे परवरिश दोनों के साथ पाएं। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर ये दोनों का होना बच्चे के लिए पॉजिटिवली हेल्प करने की बजाय उसके लिए एक टॉर्चरस एनवायरनमेंट या कोई अब्यूसिव किसी भी तरह का एनवायरनमेंट बन रहा हो, तो फिर डेफिनेटली बच्चे की परवरिश बेहतर करने के लिए ये स्टेप लेना पड़ता है। इन दैट केस आई वुड से, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक दोनों पेरेंट्स को वही सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है असल में होता क्या है कि चाहे ये फादर हो चाहे ये मदर हो, और आपने बिल्कुल सही कहा है, आमतौर पे मदर्स को ही देखा जाता है। तो इफ़ आई टॉक टू यू फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है चैलेंज बढ़ जाता है बिकॉज आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी बच्चे की, बीइंग अवेलेबल, दोनों रोल्स जो है ना, किचन में भी और घर के बाहर भी, दोनों रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इस सच्चाई, इस हकीकत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और फिर बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। आई थिंक सबसे पहले अल्लाह ताला से अपनी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लें कि अब जो भी हो गया है वो है, और अगर हम जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम बच्चे के लिए और अपने लिए बेहतर सोच सकेंगे। तो आई थिंक चैलेंज दोनों के लिए इक्वली है। लेकिन साइमा, मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारी सोसाइटी में जैसे आपने भी कहा कि हम लोग इसको एक बहुत फेमस हो चुका है सिंगल पेरेंटिंग, हम बड़ी शायद आसानी से बच्चों को पाल लेंगे, उनकी परवरिश कर लेंगे। क्यों ये जो माइंडसेट है ये बढ़ता जा रहा है, इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? अच्छा, मुझे लगता है मुनीबा कि एक तो आई एग्री कि अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो किया जा सकता है, आई वुड सेकंड दैट टू। हाउएवर मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगी कि इतना आसान है कि आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना छोड़ दें। आई थिंक रुझान बढ़ने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों में देखिए, इसके प्लस भी है, एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये है कि मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि हम इसको सीरियस ना लें रिलेशनशिप को, और हम इसमें कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का मतलब है इमोशनल भी, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट भी, एक दूसरे को समझने की भरपूर कोशिश की जाए पहले, और बेहतरीन सिचुएशन यही है। बट अगर ऐसा बिल्कुल किसी सूरत मुमकिन ना हो तो फिर ये स्टेप लिया जा सकता है, दीन इजाजत भी देता है, और कभी कभार तो ना चाहते हुए भी आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी पड़ जाती है, और आई थिंक इसकी वजह यही है। मगर एट द सेम टाइम आई थिंक जितने हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं विमेन के लिए, पहले क्या होता था कि अगर आपको ये लगे कि रिलेशनशिप टूट गया है और एक माँ को बच्चे संभालने पड़ गए हैं, तो वो इस ब्लेम से ही नहीं निकल सकती थी कि ज़रूर इसका कोई कसूर होगा, और वो बेचारी इस टर्मोइल से ही नहीं निकल पाती थी, तो वो बच्चों को क्या देखती। बट आई थिंक दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते, बट आपको खुद ज़रूर इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि आपने अपनी पूरा रोल प्ले किया है उस चीज़ को बेहतरीन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली एक बच्चा जो इस दुनिया में आया उसकी जिम्मेदारी किसी को तो उठानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जो इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी उठा रही हैं, वो बहुत ग्रेसफुली, बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर में अपने बच्चे की फाइनेंशियल नीड्स, अपने बच्चे की फिजिकल नीड्स, उसका खाना पीना, पढ़ाई, उसकी रहन सहन, उसकी खुशी, उसका मुस्कुराना, हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाई हुई है।
तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू दोस मदर्स। लेकिन मुझे बताइए साइमा, उन बच्चों के हवाले से जी। कि उनकी अगर नफ्सियाती तौर पर उनको देखा जाए तो वो किस तरह कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनको ये पता चलता है या उनको उस सूरत हाल में रहना पड़ता है, या तो हमें माँ के पास रहना है या हमें बाप के पास रहना है। इसमें उनका क्या कसूर है? उनकी जो नफ्सियात है वो कितनी इफेक्ट कर रही है? एब्सोल्युटली मुनीबा, डेफिनेटली उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। Hence I would say कि अगर ये स्टेप लेना पड़ भी जाए तो आप अपना और फादर और मदर अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी ईगोज और अपने ग्रजेस को साइड पे रख दें और उस बच्चे के लिए सोचें कि उसके लिए क्या बेहतर है। अगर उनको अलहदा होना पड़ ही रहा है तो उसमें भी बच्चे की प्रायोरिटी उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी इमोशनल हेल्थ शुड कम फर्स्ट। और क्या उसके लिए बेहतर है, और अच्छे मुहज़्ज़ब तरीके से आप ये डिसीजन ले सकते हैं जिसमें बच्चे की आइंदा आने वाली जिंदगी पे कोई मनफी असरात ना हो, क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी में जो किया है समहाउ आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपका अपना डिसीजन था, बट बच्चे का डेफिनेटली नहीं था। तो उसको आप अच्छे तरीके से आप ये फैसला करें जिसमें बच्चे के ऊपर कम से कम इमोशन, ना चाहते भी हुए भी आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो बच्चा एक फेज से तो गुजर ही रहा है बहरहाल, तो एटलीस्ट उसके प्रेशर पे ऐड मत कीजिए और एक अच्छे आई वुड नॉट से कि अच्छे पेरेंट्स, पर एटलीस्ट एक अच्छे इंसान मतलब अच्छे लोगों की तरह मुहज़्ज़ब पढ़े लिखे और लोगों की तरह आप ये फैसला कर सकते हैं कि लेकिन मुझे बताइए कि कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है उसमें निमटना बच्चों के लिए, या फिर जैसे कि वो यतीम हो जाते हैं, कोई एक पेरेंट जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है उस सिचुएशन में, या फिर वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं और उसके बाद तलाक हो जाती है, अलहदा हो जाते हैं, उस सिचुएशन में ज़्यादा कोप अप नहीं कर सकते, किस सिचुएशन में ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए? आई थिंक मैं अगर अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं मुनीबा, तो आई थिंक लड़ना झगड़ना शुड नॉट बी एन ऑप्शन एनीवे। आई डोंट थिंक इसमें पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो बहुत ऐसे अच्छे तरीके से आप वो डिसीजन ले लें, क्योंकि अगर कोई दुनिया से चला ही जाता है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जब तक आप दुनिया में हैं आपके सारा जो कंट्रोल है सर्कमस्टांसेस पे वो कुछ हद तक आपके हाथ में है। तो लड़ना झगड़ना शुड नॉट बी एन ऑप्शन। हाउएवर बच्चे के लिए कोप करना डिफिकल्ट है ही इन आइदर सिचुएशन के मैं दोनों पेरेंट्स हैं मगर मैं किसी एक के साथ रह रहा हूँ। व्हाट आई डिड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सारी हेल्प सीरा से मिली। आप बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं सुपर हीरोज की एंड प्रॉफिट्स की, तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सही वक्त पर मुझे ये बात मेरे दिमाग में डाल दी कि मैं ये बात अपने बेटे के ऊपर कैसे ब्रेक करूं। तो आई टोल्ड हिम कि देखो बेटा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो देयर आर किड्स इन दिस वर्ल्ड जिनके पास दोनों पेरेंट्स होते हैं, देयर आर सम किड्स जिनके पास सिर्फ मदर होती हैं, और देयर आर किड्स जिनके पास सिर्फ फादर होते हैं, एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट, इसमें कोई बुराई नहीं है। Because you see, the favorite and the most beloved personality for Allah is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और अगर ये इतनी बुरी बात होती तो क्या अल्लाह अपने नबी के लिए ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करता? नहीं करता, बट आपको इस सिचुएशन में डाला गया है तो देयर मस्ट बी अ रीजन। अब सिचुएशन जो भी है हम दोनों ने मिलकर इसमें अपने लिए बेस्ट करना है। तो आई वुड से वो चाहे फादर हो या मदर हो, उनको अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत ओपन और बहुत ऑनेस्ट रखनी चाहिए। आई थिंक ऑनेस्टी इज द ओनली की कि बच्चे को और अनड्यू प्रेशर उस पर मत दें। ऑफ कोर्स वो जिस एज में है उनको हर स्टेप पर ही एक एक बात बताई जाए, उनको अपने बिला वजह के झगड़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए और एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलकर बिला वजह उनको परेशान ना किया जाए, बट सच्चाई से भी उनको दूर ना रखा जाए। सो कम्युनिकेशन आई थिंक वुड डेफिनेटली हेल्प। साइमा, जैसे हम बात कर रहे थे मोनो पेरेंटिंग के हवाले से, सिंगल पेरेंट के हवाले से, तो आपने भी अक्सर ऐसे केसेस देखे होंगे फैमिली कोर्ट्स में, हमने भी काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे बच्चे चीखो पुकार कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बाप अपनी तरफ उन्हें खींच रहा होता है, माँ उन्हें खींच रही होती है अपनी तरफ। ऐसी सिचुएशन में बच्चों की साइकोलॉजिकली क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि आगे उन्होंने जैसे जैसे बड़े होना होता है वो चीज़ें उनके दिमाग में नक्श हो जाती हैं, तो किस तरह इफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली उनको ये चीज़ें सारी? आई थिंक बहुत मनफी तरीके से अफेक्ट करती हैं मुनीबा। आई थिंक बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे पे, चाहे बिकॉज यू सी बच्चे इस एज में हर बात कह नहीं सकते, तो सबसे पहले तो वो बिल्कुल खामोश हो सकते हैं, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं,
वो अपने आप के अंदर कोई एहसास कमतरी का डेफिनेटली उन शिकार हो सकते हैं, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आम रिश्तेदारों के साथ बातचीत करना हो, वो किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज सारा वक्त उनका फोकस वो एक बैड सिचुएशन जो उन्होंने 2 अडल्ट्स को क्रिएट करते हुए देखी है उसमें रहेगा, एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाएगी। वो उसको ट्रस्ट खत्म हो जाएगा रिलेशन, किसी भी रिलेशन के ऊपर। तो आई थिंक आई वुड जस्ट सजेस्ट कि लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रखे। मैं दोबारा वही कहूँगी, बच्चे के इंटरेस्ट में क्या बेहतरीन है, बी वाइज, बी सेंसिबल, और ईगोस को साइड पे रखकर बच्चे के लिए क्या बेहतरीन है वो करें। चाहे वो एक पेरेंट के पास हो, चाहे वो माँ के पास हो, अगर वो खुश हैं तो वो सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है, ना कि वो दोनों पेरेंट के साथ जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक इमोशनल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही वो बच्चे हैं जिन्होंने कल को बड़े होकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए इंशाल्लाह और फिर सोसाइटी के लिए लीडर्स, डिसीजन मेकर्स बनना है। तो जब वो इतनी इनडिसाइसिवनेस, इतना झगड़ा, इतना कॉन्फ्लिक्ट देख लेंगे, दे विल बी अनश्योर ऑफ एवरीथिंग। आई वुड से वो कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। किसी हद तक तो मुझे लगता है कि उनका खाना पीना इफेक्ट हो जाएगा और उनकी अपनी हेल्थ डेटेरियोरेट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ना वो जिस्मानी तौर पर ना ही वो मेंटली सेहतमंद रह सकते बिल्कुल नहीं रह सकते। तो मुझे साइमा भाई बताएं कि अगर अलहदा हो जाते हैं, सिंगल पेरेंटिंग पर बात आ जाती है, सिंगल अब हमने जो है ना बच्चों को पालना है, तो फिर किन किन चीजों का हम लोगों ने ख्याल रखना है? देखिए, मुझे लगता है मुनीबा, जो बेसिक राइट होता है ना हर इंडिविजुअल का, खाना पीना, उसकी सिक्योरिटी, ठीक है, एंड द राइट ऑफ बीइंग लव्ड, ओके, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। बच्चे को ये एहसास दिलाना एज अ मदर, आई वुड से, कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तोहफा हो, एक अल्लाह की नेमत हो, आई लव यू तुम जैसे भी हो, बिकॉज वो ऑलरेडी एक हार्श पास्ट देखकर उससे निकल रहे हैं। तो उनके लिए जिंदगी को थोड़ा सा सिंपल बनाएं, और जहां हम समझते हैं कि उनको गैजेट्स पकड़ा दें, उनको खिलौने ला दें, उनको ढेर सारे कपड़े, आउटिंग्स करा दें, इस सब से बेहतरीन जो चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं वो आप उनको अपना वक्त दे दीजिए, उनके साथ वो वक्त गुजारें। उनके साथ छोटा सा टॉय है ना, अगर आप एक टॉय भी लेके दे सकते हैं, आप उनको बड़े होटल्स में नहीं लेके जा सकते, आप उनको पार्क में ले जाएं, बट उसके साथ वक्त, लेकिन फिर साइमा बात आ जाती है कि कम से कम जो वक्त है वो किस तरह देना चाहिए, कितना वक्त दें, कैसा वक्त दें, प्रोडक्टिव हो वो चीजें। और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है मुनीबा, बिकॉज आप समझें कि अब वही एक मदर जो पहले सिर्फ किचन में और घर में मसरूफ होती थी और बच्चे के लिए वक्त मुश्किल से निकालती थी, अब जब उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी कायम रखना है, तो दोनों चीजों के साथ वो बच्चे को वक्त कैसे दे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी जो है ना, क्या कह सकती हूँ मैं, जरूरी चीज है। जब एक मदर भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है, तभी वो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भी बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर लें। अच्छा, जैसे अगर आप किचन में जूस बना रहे हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कर लें, ना कि आपको लगे कि मैं भी किचन में काम कर रही हूँ, बच्चा टीवी देखता रहे। तो मिलकर आप किचन में भी इन्वॉल्व करें, मिलकर आप पढ़ें भी, वो पढ़ रहा है, आप अपना काम करें, तो उनको लगेगा कि वी आर ऑलवेज टुगेदर, दिस इज व्हाट वी डू। लाइक अगर मैं अपना, बिकॉज आई एम अ स्कूल लीडर एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मेरा बेटा साथ ही अपना काम कर रहा होता है। मैं किचन में एक चीज कर रही होती हूँ, मेरा बेटा दूसरी चीज कर रहा होता है। हम लोग शॉपिंग के लिए जाना हो तो आई इवन टेल हिम कि बेटे आपने लिस्ट खुद रेडी करके रखनी है मम्मा की। सो इंगेज देम पॉजिटिवली, और कम से कम ताकि उन्हें लगे ही ना कि कहीं खला रह गई है, और उनसे बात जरूर करें। जी, साइमा नजीर, एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थी। साइमा, बहुत शुक्रिया, आपके बात का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे हमने जनाब बात की है। और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तकसीम भी होने वाले हैं। और इसकी बुनियादी वजह है शहर लाहौर की आबादी में कई गुना इजाफा। गुज़श्ता
2 दहाइयों के दौरान होने वाली अर्बनाइजेशन के नतीजे में लाहौर की जो आबादी है वो 2 गुना हो चुकी है और जिसकी वजह से शहरियों और इंतजामिया दोनों के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं और शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करने के लिए कुछ अर्सा पहले ही शहर को इंतजामी तौर पर तकसीम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी और इस हवाले से मजीद पेशरफ्त हुई है और शहर को 2 अजला साउथ और नॉर्थ में तकसीम किया जाएगा जबकि 4 मजीद तहसीलें भी बनाई जाएंगी। तो इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त हुई है और इसको कब तक नए इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारियां की जा रही हैं, हमें बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे और इससे कैसे हमारी जो गवर्नेंस है वो बेहतर होने वाली है? मुनीबा, बिल्कुल, चूँकि बड़ा अहम इशू है, क्योंकि लाहौर का मामला है और लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का भी जो ये मामला है ये 2016 से चल रहा है। ओके। और मुझे अभी तक याद है कि कराची को देख के इसको लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, चूँकि कराची में तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लाहौर को फ़िलहाल 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से प्लानिंग जारी है और ये तकरीबन 2016 से स्टार्ट हुआ हुआ है और ये 2022 आ गया है। इसके ऊपर तकरीबन 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक मीटिंग लाजमी होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ये मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम अजला के DCs को जो शहर के कौमी या सूबाई हलकों के यहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे तजावीज़ ली जाती हैं, उसके ऊपर फिर मीटिंग मिनट्स जारी किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर जो आप आज का हमारा यही टॉपिक है, जो मीटिंग ऑफ मिनट्स जारी किए गए हैं, ये ग्रैंड इजलास हुआ था जिसमें बाकायदा वर्किंग जो कमेटी है, टेक्निकल वर्किंग कमेटी, उसने इस इजलास में शिरकत की जिसमें तमाम सूबाई नुमाइंदों को भी बुलाया गया, MNAs को भी बुलाया गया और वहाँ पर उनसे तजावीज़ ली गई, जिसमें लाहौर में बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 5 तहसीलें हैं और शहर लाहौर जो है तहसीलों पे चल रहा है। और अब ये तहसीलें जो हैं आबादी को मद्देनज़र रखते हुए शहर की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कि शहर बहुत बड़ा हो चुका है, मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, इसकी प्लानिंग वैसे नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, तो इसको 9 तहसीलों में लेकर जाया जा रहा है। मगर ये तजावीज़ है मीटिंग ऑफ मिनट्स के मुताबिक और अभी ये तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और इसके ऊपर बाकायदा जो है जो नई तहसील जो सामने आ रही है, हरबंसपुरा आ रहा है, काना आ रहा है और इसके साथ साथ आपकी कैंट तहसील तो पहले की मौजूद है, शालीमार है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है शहर लाहौर में से निकालना चाहते हैं, 2 अजला, जिसमें नॉर्थ और जो है साउथ है और जिसमें बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो आपका ये मेट्रो बस जो है इसके जो राइट साइड जो इलाका होगा वो साउथ है और जो लेफ़्ट है वो नॉर्थ है और इसके 4 तहसीलें जो हैं वो साउथ में और जो नॉर्थ है उसमें 5 तहसीलें हैं। अच्छा जो सिटी है ये अर्बन हो चुकी है और इसके साथ साथ जो शादरा है वो भी अर्बन इलाका है। आपका जो इस वक्त मेन सिटी जो है वो सारा अर्बन है ठोकर तक और इसके जो रूरल इलाके हैं वो बहुत दूर तक जा चुके हैं, रायवेंड क्रॉस कर चुके हैं, रायवेंड क्रॉस कर चुके हैं, मांगा मंडी तक जाते हैं, इधर से इमामिया कॉलोनी है, उधर से वाघा बॉर्डर तक है। तो इसको बाकायदा तौर पर अगर एक लाहौर का डिप्टी कमिश्नर होगा तो फिर उसके इंतज़ामी जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मेयर तो आपका एक ही होगा, वो इसलिए कि म्यूनसिपल सर्विसेज जो है वो मेयर के स्पुर्द होती हैं। 28 महकमे जो होंगे वो मेयर के स्पुर्द होंगे और जिस तरह जस्ट लाइक जो ये प्लानिंग की जा रही है ये कराची को देके की जा रही है। यहाँ से एक टीम भी गई थी 2017 में कराची में और वहाँ पे बाकायदा तौर पर इसके ऊपर वर्किंग की गई कि किस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं। देखें, आपके शहर लाहौर में एक्साइज का महकमा एक है, पुलिस का महकमा एक है, आपकी अदालतें हैं, आपका तकरीबन तमाम जितने भी महकमे हैं, अगर 2 इजला हो गए तो इजला जो होते हैं वो बड़े होते हैं और आपकी आबादी को देकर किए जाते हैं। अब शहर लाहौर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है जिसको पूरे पाकिस्तान में दूसरी बड़ी बल्दिया उज़्मा का दर्जा दिया गया है, यानी कि पहला जो शहर है वो कराची है और दूसरा शहर जो है वो लाहौर है। अब 1.25 करोड़ आबादी जो है वो सेंसस के मुताबिक तो है, मगर अब ये जो मरदमशुमारी है वो 2017-18 के मुताबिक है, तो अब 2022 आ चुका है। ज़ाहिर बात तादाद भी जो है मरदमशुमारी के हिसाब से देखा जाए तो आबादी की बढ़ गई है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर वर्किंग जारी है। लेकिन जिस तरह इमरान आपने कहा कि 2016 से ये चल रहा है मामला, तो तब भी सिर्फ काम ही हो रहा था।
और अभी काम ही हो रहा है इसके ऊपर? अभी मुझे अभी तक याद है कि तब तक कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल थे। अच्छा। तो सबसे पहले हमने इस इशू को उठाया भी और इस इशू को साथ साथ लेकर चले। शहबाज दौर का ये बाकायदा तौर पर मंसूबा है हाँ। कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम इसलिए किया जा रहा है कि आप अगर देखते हैं तो लाहौर शहर जो है वो 274 यूनियन काउंसिल को देखें तो एक यूनियन काउंसिल में 30,000 के करीब आबादी आती है। अब ये आपकी 274 यूनियन काउंसिल 502 नेबरहुड काउंसिल्स पे जा रही हैं, जिसकी फ़ी नेबरहुड काउंसिल की आबादी 20,000 की होगी। अब 20,000 को अगर आप 502 से ज़रब देते हैं तो 1 करोड़ तकरीबन 34 लाख या 38 लाख के करीब आबादी बनती है। अब जब ये आबादी को देखते हैं तो ये सिर्फ 1 करोड़ 34 लाख आबादी जो है ये आपके शहर की है, कंटोनमेंट बोर्ड एरिया की नहीं है। अच्छा। इनकी 10 लाख आबादी अलग से है। अब आपका अगर नक्शा देखा जाए तो उसमें मैप के ज़रिए तो लाहौर में अगर मसाइल देखे जाएं तो एक दिन में मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाते नहीं होते, और जो प्लानिंग है वो जूं की तूं रह जाती है। आप एक दिन में कह रहे हैं इमरान, यहाँ पे साल हो जाते जी हैं, बिल्कुल। देखिए ना मसले हल नहीं वो होते। तहसीलें बनाने हाँ। का इसमें तहसील जो होती है ना, तहसील बनाने का मकसद भी यही होता है कि जो रेवेन्यू मसाइल हैं वो लोगों के रोज़ाना के बुनियादों पर हल हों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं लोग। उनकी जो इस वक्त उनके घरों के मसाइल होते हैं, उनकी अराज़ी के मसाइल हैं, उनकी जो फ़र्द के मसाइल हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हल हो, मगर फिर भी नहीं हल हो रहे। वो वजह यही है कि आपके अगर एक डीसी हैं तो उन्होंने मीटिंग बुला ली है 5 तहसीलों के 5 असिस्टेंट कमिश्नर की, तो वो तो चले गए मीटिंग में, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहीं का वहीं सारा काम रुक जाता है। नीचे तो काम हो ही रहा होता है मगर हायरार्की जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में इस वक्त 2 अजला में तकसीम करने का जो मामला है, क्या 2 डिप्टी कमिश्नर होंगे फिर अजला में? बिल्कुल बिल्कुल जारी अच्छा। बताया। अगर एक ज़िला नॉर्थ होगा तो उसका डीसी अलग होगा, अगर दूसरा ज़िला साउथ होएगा तो उसका डीसी अलग होगा। मगर मकसद ये कहने का है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें ईजी होगा कि जब 2 इंतज़ामी सरबराह होंगे तो आपके लाहौर में काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी जो है वो हल हो जाएंगे। वो इसलिए कि अगर एक बिजी है तो दूसरा काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इमरान बात ये आ जाती, सवाल ये आ जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो इख्तियार बांटने पर तैयार है, रजामंद है कि नहीं है? इसके ऊपर देखिए जी, सबसे बड़ा काम तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो वो इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे दूसरी बात ये होती है कि अभी ये जो ग्रैंड इजलास हो रहे हैं वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत, तो ये कानून ही बनाते हैं कि किस तरीके से इसको फिर ये कबीना में जाना है। अच्छा। फिर उसके बाद असम्बली में जाना है कि लाहौर का मामला है, कोई जारी बात है उसी वक्त लकीर खींची जानी है लाहौर की, उसमें फैसले होने हैं जारी। एक अगर फ़र्ज़ करें आपका घर डिफेंस की वाली साइड पे है तो आप फौरी तौर पर साउथ लाहौर में चले जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ लाहौर आपका कहलाएगा। फिर तो अगर आप कोई सिटी में रह रहे हैं तो वो नॉर्थ लाहौर में आ जाएंगे। अब ये बड़े उस वक्त आपके हर चीज़ को चेंज करना है, आपके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस चेंज होंगे, आपके जो बाकायदा तौर पे फ़र्द मलकियत हैं उनके ऊपर एड्रेस चेंज होंगे। और ज़ाहिर बात है आप फिर एक शहर नहीं है, शहर लाहौर में नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी एक एक फाइल है जिसके ऊपर लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट लाहौर, उसके ऊपर फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लाहौर लिखा जाएगा, साउथ डिस्ट्रिक्ट लाहौर लिखा जाएगा, तो वो फ़र्क आ जाएगा। जब फ़र्क आएगा तो ऑटोमेटिकली जो मसाइल होंगे, ज़ाहिर बात है अगर आपको काम है जोहर टाउन में तो आपको फिर अपने उस एरिया में ही जाना पड़ेगा, उधर के ही लोग आपके काम करेंगे, आपको शहर में नहीं आना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बनाया जा रहा है, अलग से उसका सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, उसमें सेक्रेटरीज को भेजा जा रहा है ताकि उसके ऊपर वर्किंग चलती रहे। जब एक आसानी है कि जब एक पौधा लगा दिया जाता है, पौधा लगा दें दरख्त खुद बहुत बन जाता है। तो ये इसी तरह ही है कि जब ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा अभी ये चल रहा है, अभी इसके ऊपर क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है, क्योंकि जैसे ही आप अपर माल क्रॉस करते हैं तो आगे हदूद शुरू हो जाती है कंटोनमेंट की, कैंट की, तो ऑटोमेटिकली वहाँ आप जब देखते हैं तो पीछे नज़र आता है तो आपको थोड़ी सी ना पीछे गुंजान, आपको रेडी बाजार नज़र आते हैं, आपको जगह जगह पे ठेले नज़र आते हैं, तजावज़ात नज़र आते हैं। जैसे आप कैंट की हदूद में जाते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ पे भी आबादी वाला भी इलाके हैं, वहाँ पे भी है, मगर वहाँ पे एक तरीके से सिस्टम चलवा रहे हैं।
मगर यहाँ पर जो आप शहर की बात करें तो शहर होते ही ऐसे हैं, उनका हुस्न ही इसलिए बनता है कि अगर कोई रश लगेगा तो शहर बनेगा, वैसे तो रूरल ही लगेगा। तो मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो इस वक्त शहर लाहौर की ज़रूरत इसलिए बन चुका है कि शहर लाहौर में आपके अगर देखा जाए तो मॉडल टाउन में चले जाएँ या गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे चले जाएँ तो वो एक अलग से इलाका जो है बन चुका है। अगर जैसे ही आप वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे आप आ जाते हैं शहर में, शालम मार्केट में अगर आप दाता दरबार के पास आते हैं तो वहाँ का सूरत हाल कुछ और होती है। तो अब बंदा कहता है कि मैं एक ही शहर में हूँ, तो एक ही शहर में तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं एकदम। फिर आप रावी रोड जाते हैं तो वहाँ की ट्रैफिक देख के परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा बदामी बाग के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं। फिर आप जब अंदरून शहर का रुख करते हैं, लेकिन हमें इमरान हमारे देखने वालों को थोड़ा सा क्लियर करके ये बता दें कि अगर ये 2 हिस्सों में बट जाता है, तकसीम हो जाती है, तो उनके लिए क्या क्या आसानियाँ हो सकती हैं इसके अंदर? देखिए मैं फिर आपको बताऊंगा कि इंतज़ामी जो मसाइल है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो आपकी जारी बात, अब इलेक्शन आ रहा है, अगर हो गया तो अभी तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन है 29 मई को जो है वो इलेक्शन करवाया जा रहा है, मगर अभी कानून जो है अभी भी जो बल्दियाती कायमा कमेटी है उसके पास है, कब पास होगा वो बात की बात है। मगर अभी हम इस वक्त की सूरत हाल पे बात करें तो जो इंतज़ामी मसाइल होते हैं मुनीबा, बहुत ही उलझन का शिकार हैं लोग। और अगर आप रोज़ाना कचहरी चले जाएँ ना तो रूटीन में अगर आप अपना वहाँ पे लाइव प्रोग्राम शुरू कर दें तो मसाइल नहीं खत्म होंगे लोगों के। बिल्कुल ऐसे ही है। और तमाम तर चीज़ें हैं जो लोग इसका शिकार होते हैं, उनके मसाइल सुनने के लिए बाकायदा जो है वो इंतज़ामी अमूर का जो सरबराह है उसको ढूंढना पड़ता है। ढूंढने से मुराद दिया कि वो एक सरबराह है, उसके ऊपर पूरा लाहौर जो है, अभी जी सीएम ने बुला लिया उनकी मीटिंग है, फिर जी होम डिपार्टमेंट ने बुला लिया उनकी मीटिंग है, शाम को सीएस ने बुला लिया उसकी मीटिंग है। यानी कि तमाम जो मीटिंग्स अटेंड करने के बाद जब उसने अपने ऑफिस आना है तो वहाँ पे तो वो बंदे नहीं मिलने, क्योंकि वो तो सुबह आए थे। तो इसी मसले का हल निकालने के लिए तहसीलें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए 5 तहसीलें हैं, 9 हो जाएंगी। अब काना के लोग जब आते हैं माल्टन तहसील में तो वो काना तहसील में रहेंगे। अब हरबंसपुरा के लोग जब आते हैं शालीमार तहसील में तो वो हरबंसपुरा तहसील में रहेंगे। इसी तरह तहसीलों की तादाद जितनी बढ़ेगी मसाइल कम होते जाएंगे। जैसे 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, 9 असिस्टेंट कमिश्नर हो जाएंगे। एक डिप्टी कमिश्नर के नीचे 4 असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, एक डिप्टी कमिश्नर के नीचे 5 होंगे। अब वो एक हिरार्की होगी जिसमें लोगों के मसाइल जो हैं वो देखें, जब एक चीज़ बढ़ रही होगी तो उस चीज़ को बढ़ने के बाद ही फैसला होगा कि इसमें तीसरा ज़िला निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल 2 इंतज़ामी जो इज़ला हैं उनको बनाया जाना है। मेयर इसका एक ही होगा। मेयर को जाहिर बात है तमाम तर वोट लेकर आएगा लोगों से, तो उसने फैसले भी करने हैं। अब जो उसका फैसला होगा वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में माना जाएगा। अगर ये नए इलेक्शन में नया मेयर आ जाता है तो उसके बाद जो अगर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो उसमें मेयर की ही बात सुनी जाएगी। वो इसलिए कि उसने जो फैसला करना है नीचे वही माना जाना है। मगर अभी देखें, एक है इंतज़ामी फैसले, एक है म्यूनसिपल सर्विसेज। म्यूनसिपल सर्विसेज होती हैं कि जिसमें गटर का ढक्कन नहीं है, जिसमें गली में पानी आ गया है, जिसमें सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें टूट का शिकार हैं, किसी का पैदाइश का मसला है, किसी का अमवात के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, तलाक का है। ये तमाम जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं ये आपके बल्दियाती नुमाइंदों के पास है जिन्होंने ये मसाइल हल करने हैं। वो 500 नेबरहुड कौंसल वो बल्दियाती निज़ाम के तहत आ रही हैं। अब ये जो इंतज़ामी मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल के हल के लिए ये 9 तहसीलें बनाई जाएंगी। 9 तहसीलों में म्यूनसिपल सर्विसेज भी जो इनका फैसला होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल जो है ब्यूरोक्रेसी के अंडर है, तो अगर ये पहले हो जाता है तो फिर ये 9 तहसीलों में 9 असिस्टेंट कमिश्नर हल करेंगे। अगर ये बाद में हो जाता है तो फिर भी मेयर के अंडर जो मेयर सुपरविजन करेगा उसके नीचे बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसके बाद ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो सामने आएंगे। मगर सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपके लाहौर की कटिंग का है, सबसे बड़ा मसला आपके लाहौर की प्लानिंग का है जिसको इंतज़ामिया करती है। देखिए आप एक घर बनाते हैं तो उसमें एक नक्शा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि नक्शा जितना अच्छा होगा, नक्शे के मुताबिक जितना घर अच्छा बनेगा वो बहुत पायदार होगा और वो 50 साल तक चलेगा। अगर आप उसमें अपनी मर्जी कर जाते हैं तो वो उसमें आप 4-5 दीवारें और निकाल लेते हैं,
कंपाउंड एरिया जो है वो कम कर देते हैं, आपके घर का हवादार का जो है सिस्टम वो ख़राब हो जाता है, तो वही घर जो है 50 साल की बजाय 30 साल में चला जाएगा। तो वो एक मौजूदा सूरत हाल भी ऐसी है कि आपके शहर की लाहौर की सड़कें जो हैं वो तंग हो चुकी हैं। जगह जगह पे अब क्यों अंडर पासिस निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लाहौर जो था जिसको वो बनाकर गए थे गोरे, अब वो 50-60 साल का ख़त्म हो गया है। अगर माल रोड पे आप देखें तो एक अगर एहतजाज होता है तो पूरा माल रोड बंद हो जाता है। हाँ। जो उसकी राब्ता सड़कें हैं, जितनी भी उसकी आर्टरीज हैं, वो तमाम तर जो है वो क्लोज हो जाती हैं। उनकी जो ट्रैफिक का लोड है वो शिमला पहाड़ी, आपकी लक्ष्मी चौक, आपका इस्लामपुरा, आपका सेक्रेटेरिएट की तरफ जब जाता है तो तमाम तर लाहौर जो है वो ख़ास लाहौर जिसे कहते हैं, जो शहर के दाखिली रास्तों से लोग एंटर हो रहे होते हैं, यानी कि सगियाँ और रावी से, तो वो तमाम तर ब्लॉक हो जाता है। वजह ये होती है कि आपका माल रोड चौक हो गया है, आपका जे रोड चौक हो गया है, आपका फिरोजपुर रोड चौक हो गया, जो दूसरी रोडों को मिला रहा है। जैसे कि आपकी नहर, अगर आपने माल से इस्तांबुल चौक से नहर की तरफ जाना है तो दरमियान में जो रास्ता आता है वो मॉल का है, असम्बली हॉल का है। जहाँ पे चेरिंग क्रॉस पे अगर धरना हो जाए या सेक्रेटेरिएट के सामने धरना हो जाए तो आपकी फिरोजपुर रोड बंद, चबुर्जी बंद, मुल्तान रोड बंद। अगर आपका चेरिंग क्रॉस बंद हो जाए तो आपकी नहर बंद हो जाती है, आपका गड़ी शो बाजार, आपका शिमला पहाड़ी, तमाम तर जो है वो लोग परेशानी। इमरान, अब यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग हो रही है लाहौर शहर के हवाले से, वो अच्छी ही साबित हो हम सबके लिए। अगर बिलीव करें ये हो जाता है तो बहुत अहम मसला है, ये होना चाहिए। लोगों के मसाइल हल होंगे, आपका सफाई का मसला हल हो जाएगा, आपके वासा का मसला, यानी कि ये तमाम ग्राउंड ये सारे रिलेट करती वो हैं, हमारी जो है वो हल हो जाएंगी अगर ये जो मसला है ये हल हो जाता है, ये लाहौर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया, आपने डिटेल में हमारे साथ इस पर गुफ्तगू की है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर आपको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी नोट पर मैं भी एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये सेगमेंट है हमारा आर्ट एंड आर्टिस्ट के हवाले से, जिसमें हम पाकिस्तान के जो बासलाहियत फनकार होते हैं ना या आर्टिस्ट होते हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, जो अपने शोबे में कमाल की महारत हासिल कर रहे होते हैं। और आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसी ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं या आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जनाब, जो कि आर्ट में कमाल की महारत हासिल करती हैं और रखती भी हैं, जो आप देख भी सकते हैं हमारे सेट पे कि बहुत ही खूबसूरत से पॉट्स पड़े हुए हैं। गार्डनिंग के हवाले से जनाब वो ये काम कर रही हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो कैनवस पे हम देखते हैं जो चीज़ें बनी हुई, जो पेंट किया हुआ, जो ग्राफ किया हुआ, वो अब वो पॉट्स पे बनाती हैं। तो ये कैसा शौक है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, कहाँ से सीखा जा सकता है, कितना मुश्किल है ये काम करना, ये हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ ताबिंदा मोहसिन मौजूद हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं। ताबिंदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ताबिंदा, बहुत ही खूबसूरत सबसे पहले तो आपका काम है, तो मुझे बताइए कैसे स्टार्ट किया आपने ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, आर्ट करना? सबसे पहले तो पूछूंगी कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली बेसिकली मेरी एजुकेशन MFA रजिस्ट्रेशन से पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। ठीक है। तो फिर आफ्टर मैरिज तकरीबन 10 इयर्स हो गए मेरी मैरिज को। तो फिर उसके बाद मुझे सोचा कि स्पेशली तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत इसमें इंकरेज किया कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट, तुम्हारे हाथ में इतना हुनर है तो कुछ करो। तो फिर मुझे शौक भी था बहुत डिकोर का, गार्डन डिकोर का भी। अच्छा। और घर का भी डिकोर का। तो फिर मैंने कहा था कुछ ऐसा करूं कि कुछ डिफरेंट हो, कि मोस्टली आपने देखा होगा कि पेंटिंग वगैरह ज्यादा कैनवस पे काफी लोग करते हैं, स्केचिंग। हाँ। अब मुझे ये था कि मुझे गार्डनिंग में था, मैंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा लोगों के सामने यूनिक काम करूं, जैसे प्ले के पॉट्स पे काम किया जाए। आपने जैसे देखा होगा मुख्तलिफ मेरे ये पॉट्स पे कि मैंने कैनवस को यूज करते हुए पॉट्स पे काम किया। और फिर मुझे मुख्तलिफ एसेसरीज, आपको पता है गार्डन में कितनी सारी आती है, और जैसे आजकल आपने देखा है कि हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। बिल्कुल, और लेकिन आपने एक बेसिक भी देखा होगा, जब कोविड हमारा स्टार्ट हुआ था तो हम लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे, और शायद हमें नेचर पे पास भी आने का एक मौका मिला था। मैंने उससे बहुत फायदा उठाया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अब लोग नेचर के करीब आ रहे हैं और अल्लाह ताला इतने अच्छे हमें कलर से नवाजा, इतने अच्छे हैं। जैसे स्प्रिंग आ रही है, कितनी कलरफुल होती है।
अब उसको मज़ीद कलरफुल करने के लिए मैंने सोचा कुछ ऐसे पॉट्स कलरफुल बनाए जाएं जिससे अट्रैक्ट हो। अब उसमें बच्चों को भी शौक हुआ, Exactly, हाँ। बेसिकली अब जो है ना, जब घर पे रहे ना हम कोरोना में, तब ज्यादातर ये एक्टिविटीज जो थी ना ये बहुत निकल के आ ज्यादा रही हुई थी, थी। हाँ। और उस टाइम पे ये था कि ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा हमारे पास था एक ट्रेंड कि अच्छा। हम उसको लेके चले। अब माशाल्लाह मैं अपना पेज भी बहुत अच्छा ऑनलाइन रन कर रही हूँ। Okay। ताबिंदा लॉफ्ट के नाम से मेरा पेज है और मैं इंस्टा पे भी चला रही हूँ और फेसबुक पे भी चला रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला, खासतौर पे मदर्स की तरफ से। अच्छा। कि हम चाह रहे हैं कि अपने हमारे जो बच्चे हैं मोस्टली मोबाइल्स की तरफ जा रहे थे कोविड की, तो कहते हैं कुछ हर टाइम अच्छी सी एक्टिविटी उनके लिए डेवलप करें। हाँ। तो वो मुझे कहती थी कि कुछ ऐसा बच्चों के लिए करो कि अब क्ले के पॉट्स हैं तो उनको हैंडल करना है। अब मैंने ये पीवीसी के पोर्ट पे ये कैरेक्टर्स बनाए तो ताकि बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट हो उनके लिए कि आपको पता काफी इसमें चीजें आई। मैंने पेबल्स के ऊपर भी काफी स्केचेस बनाए बच्चों के लिए, तो ताकि अब ये ब्रेकेज भी नहीं होंगे और उनके लिए हेल्पफुल भी होंगे और वो गार्डनिंग के भी करीब आएंगे और अपने घर को भी डिकोर। एग्जैक्टली बच्चे जब गार्डन में जाते हैं गार्डनिंग करने और क्ले के पॉट्स आपको पता है टूट जाते हैं, तो फिर माँ बाप जो होते हैं वो कहते हैं आपने खर्चा ही कराना है, अगली दफा तुम्हें मैंने गार्डन में नहीं जाने देना। तो इस वजह से फिर आपने पीवीसी जो है ये की है। फिर मैंने ये किया फिर और फिर उनके लिए वो कैरेक्टर्स लेके आई कि जो एनिमेटेड जो भी नई मूवी आती थी मैं स्पेशली इसको देखती थी कि अब इसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे एनहांस होता है कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। और बिलीव मुझे एंग्री बर्ड की सीरीज ने बहुत अच्छा किया, रिस्पांस दिया। अच्छा। अभी भी बल्कि मदर थी तो मैं पूछती थी कि ये आप अपने लिए ले रही कितने, तो कहते नहीं मैं अपने बच्चों के लिए ताकि उस तरफ आए, तो बड़ा हेल्पफुल है। अब आप देखें ना, अब इसमें काफी शेप्स हैं। अब हम दूसरी तरफ डिस्कशंस करें कि जैसे आप ये देखेंगे कि ये हमारा कैरेक्टर कितना फेमस था, टॉम एंड जेरी, कौन नहीं जानता इसको। एग्जैक्टली। तो अब इसको मैंने पेबल्स के ऊपर भी बनाया, कप्स के ऊपर भी बनाया, जैसे जैसे मुझे तो ये आप सीरीज निकालती हैं सारी या कभी भी कोई भी दिमाग में कोई डिजाइन आ जाए तो आप वो बना देती हैं? बेसिकली मेरा जो ज्यादातर काम है ना वो कस्टमाइज है। ओके। अब मुझे ये भी जो पॉट्स आए थे ना, मुझे पिक्चर्स क्लाइंट्स ने भेजी थी। अच्छा। कि हम कैनवस पे नहीं करवाना चाहते, हम पॉट्स के ऊपर कराना चाहते हैं। ओके, मतलब कस्टमर्स भी ये डिमांड करना बहुत डिमांड ही डिमांड उन पे। अब आप देखें ना कि अब जब उन्होंने मुझे ये पिक्चर्स भेजी तो अब अगर आप उससे पूछे ना क्या हर्डल्स आई, क्या डिफिकल्टीज आई, तो इसमें बहुत आती है। अब आप देखेंगे एग्जैक्टली इसमें स्टॉक लगाना, अब एक डेप्थ है। अब ये ब्लू लेडी वाला पॉट देखेंगे इसमें कितनी डेप्थ है। अब इसमें अगर हम ये स्टॉक को लगाए, एक गलत लग जाए तो ये तो क्ले का पॉट, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप कैनवस हो तो उस पर तो मैं स्टॉक्स लगा सकती हूँ, तो उसमें मेरे पास वाइड रेंज है, इसमें मेरे पास कोई रेंज नहीं, मेरा तो पॉट जाया हो जाएगा। तो फिर ये था कि अब क्लाइंट को वो चीज़ जो उसने मुझे पिक्चर्स दी है, अब मुझे उसी तरह उसको लेके आना है, तो फिर ही मेरी क्लाइंटेज बढ़ेगी। अगर मैं उसको नहीं अच्छा प्रेजेंट करूंगी तो फिर फायदा नहीं। एग्जैक्टली। अब आप देखिए मैंने हालांकि फ्लावर्स के पैटर्न्स वगैरह के भी ये पॉट्स वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये डिफरेंट सीरीज है। ये डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि ये अब हम देखते हैं कि हर जगह होता है और ये हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं आप। तो मुझे बताइए कि इनमें क्या क्या डिफिकल्टीज जैसे आप बोल रही हैं कि अब देखिए ना आपके सामने अगर एक क्ले का पॉट होता है, मैं सिंपल लेके आती हूँ। अब देखिए सबसे बेसिकली इसकी सरफेस आपको पता स्मूथ नहीं होती, और ये भी देखें ये भी लेयर वाली है, टेक्सचर है। अब इसको अब ये है कि उसकी पहले बेस को मैंने इसको स्मूथ करना है। ओके। अब ये समझते हैं कि अब उसमें काफी वेरिएशंस आती हैं कि मैं उसकी बेस को तैयार करना है, फिर उसको एक पैटर्न उस पर जो भी है मैंने बनाना है उसको उसका स्केच करना है, फिर उस पर मैंने पेंट लेके आना है, फिर उसका प्रोसीजर कंप्लीट। अब सबसे पहले क्लाइंटेज क्यों मेरी तरफ ज्यादा मेरे काफी मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट और क्ले का काम कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह है कि क्लाइंट मेरे पेज आप ही के पास आता है कि क्या ऐसा किसको ऐसा क्या मिलता है, क्या चार्म है मेरे अंदर, तो वो मेरे कलर्स हैं। ओके। कि उसके साथ, और सबसे पहले कहते हैं कि आपके कलर्स में कुछ ऐसी चीज है कि जो दूसरों से डिफरेंट करती है, बहुत शाइनिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप उसी को उससे बल्कि ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करती है। तो क्या है, मतलब किस तरह के कलर्स आप यूज करती हैं, किस तरह स्केचिंग की जाती है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है इस चीज अब देखिए ना, अब ये वाले प्रॉपर एक पेंटिंग वाले पॉट्स हैं। अब इस पॉट्स को, एक पॉट को मुझे फिनिशिंग करने के लिए 7 days एटलीस्ट 1 week लाजमी लगता है। ओके। अब सबसे पहले अगर आप मेरी क्लाइंट है, मेरे पास आएंगी तो मुझसे पहले सवाल पूछेंगी कि ये पॉट्स वाटर प्रूफ है, कलर्स तो नहीं खराब होंगे, फिर ही आप मेरे पास आएंगी ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे गार्डनिंग में ये लिया जाता था। अच्छा। अब मुझे अब जारी बात है प्रोसीजर में से गुजारना। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक क्ले का पॉट लिया और बस जस्ट स्टॉक लगाया और दैट्स इट फिनिश हो गया। तो अब मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब कल को वो आउटडोर रखेंगी, अब आपको पता हर तरह का मौसम, बिल्कुल ऐसे ये पानी पड़ेगा, बारिश होगी, खराब हो जाएगा, वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं, वो दोबारा आएगा नहीं। अब मुझे इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है। अब मुझे ये पॉट लिया, अब मुझे इसको ड्राई करना है, उसकी बेस तैयार करनी है, फिर कलर्स यूज करने हैं, फिर उसको वार्निश को सील करना है,
फिर प्रॉपर एक टाइम इसको लगता है, फिर इसको ड्राई करने में टाइम लगता है। और ये सबसे ज्यादा अच्छा, आपको पता है विंटर में इतनी धूप नहीं होती एग्जैक्टली, हाँ। अब उसमें क्लाइंट ही ज्यादा आता है मेरे पास, और मैं उनसे कहती हूँ देखिए जब तक मैं इसको प्रॉपर ड्राई नहीं करूंगी मैं आपको नहीं दूंगी। अच्छा। क्योंकि जितना इसको धूप लगती है इन कलर्स को, ये उतने ज्यादा वो ग्रिप करते हैं और इनहांस होते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये इसकी सबसे बड़ी है, ये बहुत इसमें डिफिकल्टी। अब सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह मेरा काम सिर्फ एक लाहौर में नहीं जा रहा, कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, आजाद कश्मीर, हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है। अब उसकी डिलीवरी में भी तो देखे ना, अब ये क्ले के पॉट्स हैं, अब इसकी डिलीवरी का सबसे बड़ा स्टेप ये हर्डल्स में ये था। अच्छा, कि डिलीवरी कैसे की जाए कि सही तरह से वो पहुंच जाए क्लाइंट के पास, पैकिंग से जाएगी। अब क्लाइंटिश तो मुझे मिल रहा है, अब उसे ये भी कह रहा है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, एक कौन जिम्मेदारी लेगा? किया ना, अब उसको डिलीवरी चार्जेस उन्हें खर्च किए, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे भी उस हिसाब से लेके चलना है कि अच्छी पैकिंग को प्रोवाइड करनी है। अगर ये खुदा ना खास्ता, ये नहीं मैं कहती स्टार्ट में मेरे से बहुत हुआ है कि ब्रेकेज हुए, लेकिन मैंने क्लाइंट को कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दूंगी, आपकी डिलीवरी चार्जेस मैं दूंगी। लेकिन जब मुझे ताबिंदा बताइए, जब आपने स्टार्ट किया तो तब एक ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हर चीज परफेक्ट नहीं बन रही होती है, परफेक्शन नहीं होती है, तो जब आपने स्टार्ट किया तो कितने ये जो आपने पॉट्स तोड़े थे जो सही नहीं बन रहे थे और आपने कहा जो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, नया बनाऊंगी मैं? ये तो बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। ऐसा तो बहुत अभी भी होता रहता है, लेकिन अभी भी हो जाता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह ये है कि आपने ये देखा होगा कि मेरी आउटलाइन चेक करें कि मैंने ज्यादातर बहुत बारीक काम किया। एग्जैक्टली, खास तौर पे से इसमें देखें, ये ब्लू लेडी वाली इसमें आपकी आउटलाइन चेक करें कितनी बारीक है। मैंने ज्यादातर काम 0 से और 1 पॉइंट ब्रश से किया। ओके। अब वो ब्रश का भी एक बड़ा पैशन उसमें चाहिए होता है, कि बहुत ग्रिप चाहिए होती है कि आप इतनी बारीक अब देखें उससे कर रहे हो बेस तैयार करनी हो तो मैं कोई भी 6-7 नंबर से पकड़ूंगी और फटाफट इस पर स्ट्रोक लगाऊंगी, मेरी बेस तैयार हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब जब मैंने इसको स्केच करना है, उसकी एक आउटलाइन देनी है, तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ता, खराब भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हो जाता है, जाहिर सी बात है। अब एक हाथ का काम है। एग्जैक्टली। कभी कभी नहीं भी इंसान मूड में होता, कभी इंसान कभी किसी डिस्टर्ब हो रहा होता है तो चीजें हो जाती है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने लॉग पे भी बनाया हुआ है चीजें। जी मुख्तलिफ। आपको पता है ये जब हम गार्डनर डिकोर में जाते हैं तो फिर बहुत वाइड रेंज है। अच्छा। तो उसमें मैं कही थी कस्टमर से बाकी चीजों की तरफ भी आए। अब जैसे ये देखें, ये मैंने डक की शेप का एक पॉट खरीदा, एक टॉर्टाइस खरीदा। अगर अभी मेरे पास वो पेबल्स भी अगर वो हो सकता है कि मैं मैनेज कर सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं, तो मैंने पेबल्स के ऊपर टॉर्टाइस भी बनाया। अच्छा। तो उसमें स्माइलीज भी बनाए, बहुत वाइड रेंज है। तो वो कहते हैं ना शॉर्ट टाइम था और उसको लाना। लेकिन मुझे बताएं कि अब जैसे ये पीवीसी के हैं, उसके साथ आपने बनाए हुए हैं, इस पे भी किस तरह का पेंट यूज होता है? क्या ये जो आपने पॉट्स पे यूज किए वैसा ही पेंट? जी वैसा ही पेंट है। अच्छा, ऑयल पेंट है जो आप ये सारा यूज कर रही हैं। तो इसकी प्राइस रेंज क्या है फिर? मतलब देखिए अब इसके अगर हम प्राइस रेंज की बात करें ना, जैसे अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि ये बर्ड हाउस बने लेके बने हुए ना। अब इसमें 2 वेरिएशंस आती है, एक है बिग है, एक है स्मॉल है। अब हर तरह का कस्टमर मेरे पास आता है। देखिए रेंज में जब से बात करते हैं कि जी मुझे बर्ड हाउस चाहिए, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि मेरा लार्ज वाली की प्राइस 850 है। अब वो कहते हैं कि जी मैम ये तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो फिर उनसे मैं कहती हूँ कि ये देखिए साइज की वेरिएशन, आप स्मॉल वाला ले लें। अब स्मॉल की जो मेरी प्राइस है 550 है। इससे मुझे कन्विंस करना। अब पॉट के भी साइज डिफरेंट आ जाते हैं। अब ये है, अब 5x7 से मेरा जो है वो पॉट स्टार्ट होता है। ठीक है। अब उसकी रेंज है, अगर सिंपल डिजाइन लें तो मैं कहूँगी 850 मेरी प्राइस है। अब ये पेंटिंग्स वाले हैं तो इनकी प्राइस बहुत ज्यादा, ये तो 3500 से। अच्छा। अब वो क्लाइंट की ये भी डिमांड होती है कि भी हमें पॉट्स इस साइज का चाहिए। अच्छा। इसमें वेरिएशंस आती है। हाँ। अब देखिए उनको ये डिजाइन पसंद है। अब मैं कह रही हूँ 10 इंचेस का पॉट है, अब इसकी प्राइस 3500 है। अब उनको चाहिए ये डिजाइन चाहिए, उनको ज्यादा शौक है। अब वो कहते हैं अगर मुझे 5x7 में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, बना दे, तो उसकी प्राइस फिर कम हो जाती है। ठीक है। अब वो राउंड अबाउट तकरीबन आप कह लें 1500 में आ जाए। अच्छा। तो फिर वो मुझे फिर ये होता है कि मुख्तलिफ साइज की वेरिएशंस रखनी पड़ती है ताकि क्लाइंट के पास एक वाइड रेंज आ जाए जो मेरे लिए भी इजी हो और क्लाइंट के लिए भी इजी। तो बल्कि आप लोगों के लिए बल्कि एक अच्छा, और बल्कि अभी तो मैं कम एक्सेसरीज लेके आई हूँ, बल्कि मेरी अब एग्जीबिशन भी आ रही है एक्सपो सेंटर में, और जो कि वेक्सनेट की तरफ से हो रही है, TDPA की तरफ, तो उसमें भी मेरा एक स्टॉल आ रहा है। तो मुझे बताइए कि आपने मुझे ताबिंदा बाकायदा सीखा है बाद में इसके हवाले से, या खुद ही से ही वीडियोस देख देख के जो है इसको ज्यादा आपने अपने काम को इनहांस किया है?
बेसिकली तो मैंने आपको बताया ना, मेरी एजुकेशन exactly, में थी हाँ. और मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना था और मुझे अपना पेज का भी नाम जो है मैंने अपने नाम से, जैसे आपने देखा होगा सुना होगा, ताबिंदा नॉट्स के नाम से रखा। मुझे ये था कि मेरा नाम से मेरी चीज़ चले, कि एक डिफरेंट लोगों के सामने है, क्योंकि XYZ बहुत से पेजेस हैं जो हमें याद नहीं रहते। अब मैं कहूँगी मेरा नाम ताबिंदा है और ताबिंदा के नाम से पेज होगा, फौरन हम लिखेंगे तो फौरन आर्ट सामने आ जाएगा। और फिर मुझे उसके लिए बेसिकली फिर आगे लेके चलना था, तो फिर डिफरेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे शौक था, तो और फिर इसमें काफ़ी वाइड रेंज भी थी। तो फिर बेसिकली फिर मेरे आने का ज़्यादा ट्रेंड इस तरफ था। और सबसे बड़ी मेरी स्पोर्ट जो इस टाइम है वो मेरी मदर इन लॉ का। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत इनकरेज तो क्या आप अकेले सारा कुछ करती हैं, वो हेल्प आउट भी कर देती हैं कि लाओ मैं पेंट कर दूं, मैं कुछ कर दूं? बहुत करती, बहुत हेल्प करती है। मेरे हस्बैंड का अभी माशाल्लाह बाय बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरे स्पोर्ट्स बाय ही है सब। अच्छा, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का सबसे बड़ा बहुत इसमें हाथ कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। और बल्कि मैं आपसे थोड़ी सी छोटी सी ये भी बात करूंगी कि मुझे बड़ा अच्छा आप लोगों की तरफ से एक प्लेटफॉर्म मिला, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी जैसे हम लोग न्यू जनरेशन है आगे, अपना ये बहुत टैलेंट है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा हमें अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। अब जैसे आज मुझे एक अच्छा मिला है, मेरी एक आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, तो मैं तो थैंक्स कहूँगी आपका, जागो लाहौर का, आपकी पूरी टीम का, कि इस तरह मेरा कहते हैं बाकी लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही जागो लाहौर जनाब प्लेटफॉर्म है ही आप लोगों का, जो बहुत अच्छी जो करना चाहते हैं, कोई भी टैलेंट है आपके पास, आप यहाँ पे आके अपना टैलेंट जो है पूरे पाकिस्तान में लोगों तक आवाज़ अपनी पहुँचा सकते हैं। और अगर आप लोगों में भी कोई भी टैलेंट हो सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, बेकिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर हम आपको अपनी मेहमान बनाएंगे और आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो तबिंदा, लोगों को क्या मशवरा देंगी अगर उनके अंदर ऐसा कोई स्किल छुपा हुआ है तो वो किस तरह उसको निकाले? जैसे मैं आई हूँ, देखिए मैं भी तो आई ना कि आपने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म की ऑफर की, मैंने आपको अपना काम प्रेजेंट किया, भेजा, आपने मुझे कांटेक्ट किया। इसी तरह मैं उन सबको कहूंगी कि जो भी यंग जनरेशन हैं जिनके पास हुनर है, स्पेशली हाउस वाइफ को मैं प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं सब मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जिनके पास अच्छा हुनर है तो वो आगे अपने इनको लेके आए। जरूर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, देखिए हम अगर कहते हैं ना कि हम लोग किसी से कम नहीं है, अगर हम कहते हैं कि जी बाहर के लोग हमसे बहुत आगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ताबिंदा, हम आपको सल्यूट भी पेश करते हैं जो हाउस वुमेन्स होती हैं, हाउस वाइफ कह लें, कि उन्होंने घर भी संभालना होता है और इस तरह के काम भी कर रही होती है। तो जनाब बहुत शुक्रिया, अपनी मदर इन लॉ का बहुत शुक्रिया। ताबिंदा मोहसिन हमारे साथ मौजूद थी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है। ताबिंदा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और ये आर्ट एंड क्राफ्ट के वाले से जनाब बात, मुझे अब आपने इजाजत देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।